हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्लीपी क्लासेस में। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन में हैं तो आप प्रीलिम्स को डेफिनेटली क्रैक करना चाहते हैं, क्योंकि उसके बिना दिस एग्ज़ाम कैन नॉट बी क्रैक्ड। अब उसके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और उसी दिशा में एक हमारा छोटा सा इनिशिएटिव है प्रीमिक्स। हर रोज़ हम 5 सवाल ऑफ अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपके साथ शेयर करते हैं एट 10 PM। आज हम इन्वायरमेंट पे फोकस करेंगे। इन्वायरमेंट में भी हम स्पेसिफिकली क्लाइमेट चेंज के टॉपिक पे फोकस करेंगे, और क्लाइमेट चेंज पे उन टॉपिक्स पे जो पिछले कुछ हफ्तों में न्यूज़ में रहे हैं। दैट मीन्स कि इस साल के प्रीलिम्स में, 2024 के प्रीलिम्स में इन टॉपिक्स में से क्वेश्चंस आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। तो आइए शुरुआत करते हैं इन 5 क्वेश्चंस के साथ आपकी प्रीलिम्स को क्रैक करने की जर्नी की। ऑल्सो अगर आप एक मोर स्ट्रीमलाइंड प्रेपरेशन, कंसिस्टेंट प्रेपरेशन चाहते हैं तो हमारा संभव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स आपके लिए है। हर रोज़ 11 बजे से 3 घंटे अप्रॉक्सीमेटली लाइव क्लास होती है, सो दैट फॉर द डे यू आर सॉर्टेड फॉर प्रीलिम्स अंटिल जनवरी एंड। तब तक आपको मेंस की तैयारी करना भी अनिवार्य है, आवश्यक है। लाइक विदाउट द मेंस प्रेपरेशन यू कैन नॉट क्रैक द एग्ज़ाम, और मेंस की प्रेपरेशन करना उतना ही ज़रूरी है जितना अभी प्रीलिम्स की प्रेपरेशन करना, एटलीस्ट अंटिल जनवरी एंड, राइट। सो दिस क्रैश कोर्स इज फॉर यू। और इसमें लाइव क्लास के अलावा आपको प्रैक्टिस MCQs दिए जाते हैं। देन देयर इज ऑल्सो स्ट्रेटेजिक मेंटरशिप विच इज़ एन एड ऑन गाइडेंस बाय द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, राइट। आप अगर पहले कभी प्रीलिम्स नहीं क्लियर कर पाए हैं, सो यू कैन सीक देयर गाइडेंस टू नो वेयर एग्जैक्टली आप गलती कर रहे हैं। देन यू ऑल्सो हैव फुल लेंथ टेस्ट एंड PYQ डिस्कशन इन दिस crash course. So this is priced at 11,000 rupees, and you can obviously get some discounts if you call at our toll free number, और आप इसको CSAT के साथ भी ले सकते हैं। Also अगर आप टेलीग्राम में एक्टिव है, सो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आर टेलीग्राम ग्रुप विच इज़ एक्सक्लूसिवली फॉर प्रीलिम्स प्रेपरेशन। इसमें हर रोज़ 5 क्वेश्चंस डिस्कस किए जाते हैं जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और इस वीडियो का PDF भी आपको इसी ग्रुप पे मिलेगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Now let's start with the first question. Now this question is based on emissions gap report of 2023. अब इसके ऊपर आपके पास 3 स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताना है कौन सी सही है कौन सी नहीं। रिसेंटली ये रिपोर्ट रिलीज़ की गई है, सो आई होप आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है ये। emissions gap रिपोर्ट अलॉन्ग विद अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट, प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट, तीनों ही रिपोर्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खैर, इसके ऊपर जो पहली स्टेटमेंट है, इट इज़ रिलीज्ड एनुअली, मतलब हर साल ये रिलीज़ की जाती है बाय इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, और ऑल्सो नोन एज IPCC. It assesses the gap between anticipated emissions in 2030 and levels consistent with the 1.5 degrees Celsius and 2 degrees Celsius targets of the Paris Agreement. अब यहाँ पर आई एम होपिंग कि आपको पेरिस एग्रीमेंट के बारे में बैकग्राउंड नॉलेज है। पेरिस एग्रीमेंट कहता है कि 2100 तक, मतलब बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी, आपका जो एवरेज टेम्परेचर राइज है दैट शुड बी लेस देन 2 डिग्री सेल्सियस, एंड अ मोर एम्बिशियस टारगेट इज दैट इट शुड बी लेस देन 1.5 डिग्री सेल्सियस। अब इसके लिए बहुत सारे देश मेजर्स लेते हैं। दे टेक कंडीशनल NDCs, नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस, एंड देयर आर अनकंडीशनल NDCs। नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या है? हर एक देश ने ना, जैसे इंडिया ने भी अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन बता दी कि इस टारगेट को अचीव करने के लिए इंडिया ये करेगा इन द कमिंग 5 years, ठीक है, वो इंडिया के NDCs हैं। अब हर एक देश के ये कंडीशनल भी होते हैं और अनकंडीशनल भी होते हैं। कंडीशनल है कि जो किसी कंडीशन के साथ एसोसिएटेड है, जैसे अगर इंडिया को टेक्निकल और फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज तो ये अचीव कर पाएगा, otherwise it won't be able to achieve these NDCs, whereas unconditional are despite anything happening India would achieve it. Those are not dependent on any conditions to be fulfilled by the rest of the world, right? तो ये NDCs है। अब आइडिया ये है कि हमें टेम्परेचर राइज को लिमिट करना है, दैट इज द मेन आइडिया बिहाइंड द पेरिस एग्रीमेंट। अब ये रिपोर्ट अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट बताता है कि ये गैप असेस करता है कि कितनी एमिशंस होंगी 2030 में और कितनी चाहिए अगर हमें पेरिस एग्रीमेंट का टारगेट अचीव करना है। So that is what this report tells you about according to this
गिवन स्टेटमेंट एंड यू हैव टू ऑब्वियसली गेस कि ये सही है या नहीं. इट इज़ द 14th एडिशन ऑफ द एमिशंस गैप रिपोर्ट. तो 3 स्टेटमेंट्स हैं, आप पॉज कर सकते हैं और अपना आंसर मार्क कर सकते हैं. So the correct answer is only 2 statements. The first statement is incorrect. This is released annually, वो सही है, लेकिन IPCC नहीं रिलीज़ करता. UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसको हर साल रिलीज़ करता है. इसके अलावा अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट और प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट भी रिलीज़ करता है. अगर आपको पता है ये क्या रिपोर्ट्स हैं, आप मुझे कमेंट्स में बताइए. ठीक है. सो अगेन इस साल की जो रिपोर्ट है उसका नाम है ब्रोकन रिकॉर्ड, टेम्परेचर्स हिट न्यू हाइस येट वर्ल्ड फेल्स टू कट एमिशंस. अगेन 14th एडिशन है, UNEP रिलीज करता है. ये आपको बताता है कि 2030 में अभी जो हालात है, अभी जो सर्कमस्टांसेस है, उसके हिसाब से कितनी एमिशंस होंगी और कितनी होनी चाहिए अगर हमें 2 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर राइज को लिमिट करना है, या अगर हमें 1.5 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर राइज को लिमिट करना है. अब मुझे एक और बात बताइए, एमिशंस गैप किस में ज़्यादा होगा, 2 डिग्री सेल्सियस के केस में या 1.5 डिग्री सेल्सियस के केस में? दिस ऑल्सो आई वॉन्ट यू टू टेल मी इन द कॉमेंट्स, राइट. ओके, सो दिस इज अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट. अगर हम अभी जो NDCs हैं, चाहे कंडीशनल हो चाहे अनकंडीशनल हो, उसके हिसाब से अगर हम चले तो हमारा जो टेम्परेचर राइज होगा वो 2.9 डिग्री सेल्सियस तक राइज हो सकता है बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी, राइट. सो दैट वी विल ब्रीच द टारगेट सेट बाय द पेरिस अग्रीमेंट. हम उसे 2 डिग्री सेल्सियस तक लिमिट नहीं कर पाएंगे. तो इसका क्या मतलब है, हमें गैप को कम करना है, हमें एमिशंस को कम करना है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन. अब देखो, क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा न्यूज़ में क्यों है, बिकॉज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, 28th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज इन दुबई इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 30th नवंबर. तो इस वजह से ना बहुत सारी चीज़ें ये न्यूज़ में है. ये रिपोर्ट्स ना जस्ट इस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, ये हर साल होती है, उससे पहले ये रिपोर्ट्स आती हैं ताकि इनके इनपुट्स ना कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में यूज़ किए जा सकें, फॉर बेटर आउटकम्स. तो अब ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन भी रिसेंटली रिलीज हुआ है. अगेन 3 स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताना है कौन सी सही है. इट इज़ रिलीज्ड एवरी ईयर बाय UN's WMO, वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन. अब इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2022 में कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशंस वर एट 418 ppm, मीथेन 1923 पार्ट्स पर बिलियन, नाइट्रस ऑक्साइड 336 पार्ट्स पर बिलियन. और इसके अकॉर्डिंग ग्लोबली एवरेज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 इन 2022 वर फॉर द फर्स्ट टाइम 50% अबव दोज इन द प्री इंडस्ट्रियल एरा. सो आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स सही हैं. अगेन यू कैन टेक अ पॉज और आप अपना आंसर मार्क कर सकते हैं. वेल द आंसर इज ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. नाउ ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन भी हर साल रिलीज होता है. WMO इसको रिलीज करता है जस्ट बिफोर द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज विच यूजुअली टेक्स प्लेस इन November-December. अब इसके अकॉर्डिंग जो कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज़ एट 418 ppm एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस. नाउ जब हम पहले प्री इंडस्ट्रियल टाइम्स की बात करते हैं ना, तो 280 ppm के करीब कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन था. 50% ज़्यादा है. तो ये बहुत बड़ी बात है और ये पहली बार 2022 में हुआ. तो ये साल इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि कब हमने 50% से ज़्यादा इंक्रीज देखा इन कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशंस कंपेयर टू द प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. ये आप अपने मेंस के आंसर्स में भी कोट कर सकते हो व्हेन यू आर एक्चुअली एड्रेसिंग द ग्रेविटी ऑफ द इंक्रीज्ड कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस इन द एटमॉस्फेयर, राइट. उसके अलावा ना कॉन्सेंट्रेशन, अब देखो 2023 का ये बुलेटिन है तो ये 2022 की वैल्यूज ही आपको बताएगा, राइट. अब 2022 में लाइक आई सेड कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन इतना है, ये आपको याद करना है. मीथेन का 1900 पार्ट्स पर बिलियन है और नाइट्रस ऑक्साइड का 336 पार्ट्स पर बिलियन है. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस, ठीक है. सो दिस इज द 19th एनुअल ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन. और इसके अकॉर्डिंग जो गैसेस हैं, जो ग्रीन हाउस गैसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस रिस्पेक्टिवली, उनके लेवल्स ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए, सारे प्रीवियस रिकॉर्ड्स तोड़ दिए, क्योंकि कंसिस्टेंटली इंक्रीज होता जा रहा है ना, तो रिकॉर्ड्स तो अपने आप टूटेंगे. अब इनकी अगर हम वैल्यू देखें, जैसे मैंने बताया 150% ज़्यादा है कंपेयर टू, अगर हम प्रेजेंट वैल्यू देखें तो 150% ऑफ द प्री इंडस्ट्रियल टाइम्स, दैट इज़ 50% मोर.
बाकी अगर आप मीथेन की बात करोगे सो दैट इज़ 264%, मतलब ऑलमोस्ट 1.5 टाइम्स मोर देन द प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स। मीथेन का लेवल ना कॉन्स्टेंटली बढ़ता जा रहा है, इसीलिए ग्लोबल मीथेन प्लेज एंड एवरीथिंग इज ऑल्सो बीइंग अडॉप्टेड, राइट। तो वो है। सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड है, दैट इज 64%। ठीक है, तो आपको ना ये चीज़ें याद करनी है, स्पेशली व्हेन दे कम इन रिपोर्ट्स लाइक ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन ही मीथेन पर है, 4 स्टेटमेंट्स हैं, अगेन करेक्ट बताना है। पहली स्टेटमेंट है, इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर टू द क्लाइमेट चेंज अकाउंटिंग फॉर अराउंड 16% ऑफ द वार्मिंग इफेक्ट। Methane remains in the atmosphere for only about 100 years. Its warming effect is 28 times greater than CO2 over a 100-year time scale. The energy sector is the largest source of human caused methane emissions. अब जैसे मैंने आपको बताया ना, मीथेन का लेवल अगर हम देखें प्री इंडस्ट्रियल टाइम्स अप्रॉक्सीमेटली 264% है, 1923 पार्ट्स पर बिलियन। मीथेन का लेवल ना कंसिस्टेंटली बढ़ता जा रहा है, तो मीथेन को कंट्रोल करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तो मीथेन भी न्यूज़ में रहता है। ग्लोबल मीथेन प्लेज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ 26th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ में अडॉप्ट किया जाए था कि मीथेन का लेवल ना 2030 तक हमें 30% कम करना है ऑफ 2020 लेवल। ठीक है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंडिया इज़ नॉट पार्ट ऑफ दिस प्लेज, राइट। एनीवेज, ये 4 स्टेटमेंट्स में बताइए आप कौन सी सही है कौन सी नहीं। सो इसमें 2 स्टेटमेंट सही है। पहली सही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटर है कार्बन डाइऑक्साइड 64%, उसके बाद सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है मीथेन 16%। ठीक है, अब मीथेन का जो लाइफ है ना वो सिर्फ 10 साल है कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड जिसका 100 साल है, और इसका अगर हम वार्मिंग इफेक्ट देखें ना तो 28 टाइम्स ग्रेटर है। सो दिस इज करेक्ट ओवर अ 100-year टाइम स्केल। ठीक है, और 80 टाइम्स ग्रेटर है अगर हम 20-year टाइम स्केल पे देख रहे हैं। अब 100 सालों पे देखेंगे तो 28 गुना ज़्यादा है, 20 सालों पे देखें तो 80 गुना ज़्यादा है, बिकॉज लाइफ छोटी है उसकी। अब लार्जेस्ट सोर्स ऑफ ह्यूमन कॉस्ट मीथेन इमिशंस क्या है, एग्रीकल्चर। कार्बन डाइऑक्साइड का ज़रूर एनर्जी है, लेकिन मीथेन का एग्रीकल्चर है। तो ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है, सेकेंड और फोर्थ इनकरेक्ट है, राइट। सो दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। अगर हम मीथेन का वैल्यू देखें तो 60% एंथ्रोपोजेनिक है, ह्यूमन से आती हैं, 40% वेटलैंड से आती हैं, नेचुरल है। अब जहाँ पे भी ना एनारोबिक डिकम्पोजिशन होगी बायोमास की, वहाँ पे ना मीथेन प्रोड्यूस होगी। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो वेटलैंड्स हो, चाहे वो राइस कल्टीवेशन में जब पानी खड़ा रहता है वो हो, ठीक है, लैंडफिल्स हो, इट वुड बी प्रोड्यूस्ड। बट अगर आपको डिवाइड करना है ना, 60% ह्यूमन इंड्यूस्ड इमिशंस है, 40% नेचुरल है इंक्लूडिंग वेटलैंड्स। अगर हम 60% ह्यूमन इंड्यूस्ड में देखें, सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर है, उसमें भी लाइफ स्टॉक, क्योंकि जो हमारे पास काउज होती हैं जिनको ना हम रूमिनेंट्स कहते हैं, रूमिनेंट्स ना मीथेन रिलीज़ करते हैं, व्हेन दे बर्प और फार्ट दे रिलीज मीथेन। और एनिमल्स हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, रूमिनेंट्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर में, तो वो उससे एसोसिएटेड है। राइस कल्टीवेशन में मीथेन रिलीज होती है। तो एंथ्रोपोजेनिक में सबसे इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर, फॉलोड बाय एनर्जी विच इज़ इन सेकेंड नंबर, एंड थर्ड इज द वेस्ट, ठीक है, जो कि लैंडफिल्स में एंड अप करता है, ऑल ऑफ दैट, राइट। सो दिस इज रिगार्डिंग योर मीथेन। देन फोर्थ क्वेश्चन इज ऑन IPCC, करेक्ट बताना है आपको। अब IPCC का पहला स्टेटमेंट है, इट कंडक्ट्स इंडिपेंडेंट रिसर्च फॉर असेसिंग क्लाइमेट चेंज। इट इज़ अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ WMO एंड UNEP headquartered at Geneva in Switzerland. Again you have to tell which of these are correct. So इसका जो सही आंसर है, अगेन आप पॉज कर सकते हैं और अपना आंसर मार्क कर सकते हैं, दैट इज 2 and 3। पहला क्यों गलत है, देखो IPCC जो है ना, वो जितनी रिसर्च दुनिया में हो रही है, साइंटिस्ट कर रहे हैं, रिसर्च स्कॉलर्स कर रहे हैं, उनको कोलेट करता है, उनको इकट्ठा करता है। इट डज नॉट कंडक्ट रिसर्च। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और बहुत बच्चे ना इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे IPCC क्या करता है, जैसे अभी रिसेंटली असेसमेंट रिपोर्ट, 6th असेसमेंट रिपोर्ट आई, सो दैट इज लाइक द बेस, द बाइबल ऑफ क्लाइमेट चेंज। अगर हम कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की बात करें तो इस पे बहुत डिपेंडेंट है, बाकी देश भी
असेसमेंट रिपोर्ट पे 6th असेसमेंट रिपोर्ट पे डिपेंडेंट है अपने देश की पॉलिसीज़ बनाने में, कैसे हम क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट कर सकते हैं, कैसे अडेप्ट कर सकते हैं। लेकिन जो भी AR6 में है उसमें से कुछ भी IPCC ने रिसर्च नहीं किया, उसने जस्ट उसको इकट्ठा करा है, राइट। सो दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। देन 1998 में WMO और UNEP ने मिलकर इसको बनाया था एंड इट इज़ हेडक्वार्टर्ड एट जिनीवा इन स्विट्ज़रलैंड, राइट। इट डज नॉट कंडक्ट इट्स ओन साइंटिफिक रिसर्च। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। एंड लास्टली जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, दिस इज़ अ PYQ. In the context of which of the following do some scientists suggest the use of cirrus cloud thinning technique and injection of sulfate aerosol into the stratosphere, creating the artificial rains in some regions, reducing the frequency and intensity of tropical cyclones, reducing the adverse effects of solar wind on Earth, reducing the global warming. अब इस क्वेश्चन को गैस करना सबके लिए आसान होगा बिकॉज हम क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, तो आंसर ऑब्वियसली इज डी। तो यहाँ पर वो इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कैसे। अब ना जो स्ट्रैटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन होता है ना, इसमें हम सल्फेट एरोसोल्स इंजेक्ट कर देते हैं। अब सल्फेट एरोसोल्स जो होते हैं ना, ये रिफ्लेक्ट करते हैं, अब्जॉर्ब नहीं करते, लाइक ब्लैक कार्बन एरोसोल्स। तो इस वजह से ना जो ग्रीन हाउस गैसेस है ना, वो मतलब बेसिकली सनलाइट को सल्फेट एरोसोल्स रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो जो ये एक तरह से एंटीथीसिस हो जाते हैं टू द ग्रीन हाउस गैसेस बिकॉज दे आर नॉट अब्जॉर्बिंग द सोलर रेडिएशन, दे आर रिफ्लेक्टिंग इट बैक। तो ना ये एक रीज़न है कि हम जब कहते हैं ना हम कोल पावर थर्मल पावर प्लांट्स में फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन करेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड को रिमूव करेंगे, सल्फेट एरोसोल्स को रिमूव करेंगे, तो वो एक ना नुकसान उसका ये है कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी उससे, ठीक है। तो ये हमने इसके ऊपर शॉर्ट भी बनाया है, वीडियो भी है कि अगर आप सल्फेट एरोसोल्स को इंजेक्ट करते हो तो ग्लोबल वार्मिंग कम होता है बिकॉज दे रिफ्लेक्ट द सनलाइट, है ना, एंड दे कॉज कूलिंग। अब जब पॉल्यूशन कम होगा, सल्फेट एरोसोल्स कम होंगे तो क्लाइमेट चेंज बढ़ जाएगा। तो ये कहीं आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद रही बात सीरियस क्लाउड थिनिंग की। अब जो सीरियस क्लाउड्स है ना, ये क्या करते हैं, ये जो नीचे से रेडिएशन है ना उसको अब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, और एक तरह से ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो अगर आप इन्हें थिन कर देंगे तो ये कम रेडिएशन अब्जॉर्ब करेंगे और कम ग्लोबल वार्मिंग होगी। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो दिस वॉज रिगार्डिंग टुडेज़ प्रीमिक्स। आई होप ये आप लोगों के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव सेशन रहा होगा। जैसा भी ये सेशन रहा, अगर आपको इससे फ़ायदा हुआ या नहीं फ़ायदा हुआ, आपको लगता है कि और इम्प्रूवमेंट हो सकती है, प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बताइए। देन ओनली आई विल गेट टू नो दैट व्हाट ऑल डू आई नीड टू डू इन ऑर्डर टू इम्प्रूव दीज सेशंस। बिकॉज देखो टाइम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपने 10-15 मिनट इस वीडियो पे लगा रहे हो, देन आई हैव टू इंश्योर दैट यू गेट द मैक्सिमम आउट ऑफ दोज 10-15 मिनट्स। और उसके लिए मेहनत हम कर रहे हैं, क्वेश्चंस हम क्यूरेट कर रहे हैं, लेकिन आपकी भी थोड़ी कंट्रीब्यूशन चाहिए, आपका भी थोड़ा इनपुट चाहिए। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माई एंड। अगर आपको कोई भी तरह का असिस्टेंस चाहिए स्लीपी क्लासेस से, तो आप हमारे टोल फ्री नंबर 180089033043 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माई एंड। अपना स्कोर ज़रूर कमेंट्स में लिखेगा एंड हैव अ गुड नाइट एंड सी यू सून। थैंक यू।